हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, आज फोर्थ लेक्चर है शायद इस पर। ठीक है जी। फोर्थ फिफ्थ है। फोर्थ आज खत्म हो रहा है चैप्टर। ठीक है जी। पिछली बार जस्ट डबल लेक्चर लगाए थे, इस बार मैंने पहले ही सोच लिया था कि कम लगाऊंगा मैं लेक्चर। कल मैं बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर देता हूँ इसके। ठीक है जी। अगर मुझे लगा पास्ट ईयर क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो मैं सीधा कंपैरेटिव स्टेटमेंट डिस्कस करूंगा। अगर ठीक है जी, अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन पे एक दिन लगाना हुआ तो कल का दिन लगा दूंगा। वेडनेसडे की छुट्टी रहेगी, थर्सडे और फ्राइडे को कंपैरेटिव और कॉमन साइज एक एक दिन में खत्म कर दूंगा, फिर पास्ट ईयर उनका इकट्ठा पढ़ लेंगे। देन शुरुआत करो पहले कैश फ्लो की, बाद में आएंगे रेशोस पर वापस। ठीक है, 14 तारीख को नमस्ते कर देंगे आपको एक बार। ठीक है जी, 15 से पूरा बीएसटी फोकस हो जाते हैं। ठीक है, सारा कोर्स खत्म हो जाएगा पक्का। कोई डाउट नहीं है मुझे इस बात में। ठीक है, आओ जी। फिलहाल श्री गणेश करते हैं कुछ नई चीजों का। तो उन्हें पिछले बैच के बाद मुझे याद नहीं कराए कि मुझे कुछ डिस्कस करना था। इतने सारे बैठे हो। चलो खैर छोड़ो। बेटा, मैंने ना एसपीएल में कुछ चीजें डिस्कस कर दी थी आपके साथ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, ठीक है, और सीपीसीई, इतना डिस्कस कर दिया था, है ना। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ एसआईटी, चेंज इन द इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, डब्ल्यूआईपी, एसआईटी, इतना हो चुका है। इसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी हो चुका है। फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, इन तीन चीजों पे चर्चा शुरू करनी है। शुरू करके खत्म करना हो, कोई प्रॉब्लम हो 24 इलस्ट्रेशन तक ले सकते हो। ठीक है जी। इसके बाद नहीं है 25 से आगे करना शुरू कर देंगे, आज यहीं बैठ के खत्म कर देंगे, क्योंकि ये तो मेरा मुद्दा सिर्फ 10 ही मिनट का। ठीक है जी, 10 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, सुनते जाओ। बेटा, मैं फाइनेंस कॉस्ट की चर्चा कर रहा हूँ। फाइनेंस कॉस्ट में बेटा कुल मिलाकर 8 बातें आती है। नाम से समझ रहे, फाइनेंस कॉस्ट मतलब लोन लेने का खर्चा, कायदे से। फाइनेंस का मतलब लोन से ही है। फाइनेंस कॉस्ट मतलब लोन लेने के खर्चे से है। और लगभग 8 खर्चे इस लिस्ट में है। ठीक है जी। सबसे पहली चीज जो है बेटा वो है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, सीसी और टर्म लोन। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, लोन प्रोसेसिंग फी, गारंटी चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस, expenses on deposit mobilization। लो पुत्र, एक एक करके जरा इन चीजों को समझते हैं। मैं स्पेसिफिकली एक बात बोल रहा हूं, भूल मत जाना। बैंक चार्जेस इज नॉट इंक्लूडेड इन फाइनेंस कॉस्ट। बैंक चार्जेस फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं होते बेटा। ये लोन लेने के खर्चे हैं। बैंक चार्जेस जरूरी नहीं है लोन लेने में ही खर्च हुए हो। बैंक चार्जेस और सब चीजों में खर्च हो जाते हैं। मैं एटीएम कार्ड इशू कराता हूँ, क्रेडिट कार्ड इशू कराता हूँ, मेरे अकाउंट से बैंक चार्जेस कटते हैं। मुझे बैंक एसएमएस करता है, एसएमएस फैसिलिटी मैंने अवेल कर रखी है, बैंक चार्जेस में से कटते हैं। तो मैंने लोन तो नहीं लिया हुआ, तब भी कटते हैं बैंक चार्जेस। तो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं होते बैंक चार्जेस, कभी भी पेपर में आ जाए अदर एक्सपेंसेस का पार्ट है। ठीक है जी। फाइनेंस कॉस्ट में आता है बेटा ये 8 बातें, एक एक करके सब समझते हैं। शुरू की 2 बातें बेटा ब्याज है। सीसी लिया है, बैंक ओडी लिया है, टर्म लोन लिया है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया है, व्हीकल लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, किसी भी चीज की ब्याज दे रहे हो, किसी भी लोन की ब्याज, डिबेंचर की ब्याज, बॉन्ड्स की ब्याज, पब्लिक डिपॉजिट की ब्याज, कमर्शियल पेपर की ब्याज, किसी भी चीज की, किसी भी एनी काइंड ऑफ लोन जिसकी भी ब्याज दे रहे हो, शुरू की 2 बातों में ब्याज है।
कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आई बात बेटा। सिक्स्थ और सेवेंथ नंबर गारंटी चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस बिल्कुल एक जैसी बात सीसी अकाउंट में लगते हैं। बता देता हूं क्यों लगते हैं। आपने सीसी अकाउंट खुलवाया, सीसी अकाउंट याद है सबको क्या होता है? क्या होती है सीसी? क्या होती है सीसी? पता है ना, जितने पैसे निकालो उसी पे ब्याज देना है। आपने 25 लाख रुपए की सीसी बनवा रखी है, ठीक है। 25 लाख की जब आपने सीसी बनवाई बेटा, आप ना हर बार ना 2 लाख निकालते हो, 3 लाख निकालते हो, 5 लाख निकालते हो, डिपेंडिंग अपॉन की कितनी जरूरत है। उसके बाद फिर जमा करा देते हो साइड। बहुत सारे बंदे होते हैं लोन ले तो लिया पर दिमाग में डर लोन का ही है, रह ना जाए, ये ना हो जाए, वो जाए, ठीक है ना जी। ले तो रखी है सीसी पर डर रहता है, 2-4 लाख निकालते हैं, जैसे ही कमाते हैं फिर दोबारा डाल देते हैं। पूरी लिमिट आज तक नहीं निकाली, आज तक नहीं निकाली। ब्रांच मैनेजर ने एक दिन बुला दिया, जी मैं आपके सीसी अकाउंट में कुछ चार्जेस लगा रहा हूँ। गारंटी चार्जेस या कमिटमेंट चार्जेस एक ही बात होती है, अलग अलग लिखा बुक में, मैंने भी अलग अलग लिख दिया। उसने पूछा जी क्यों लगा रहे हो आप ये चार्जेस? मैंने कहा देखो सर एक बात बताओ, क्या हमने आपके लिए 25 लाख रुपए अलग निकाल के रखे हुए, आपको सीसी दी? सर बिल्कुल रखे हुए। ठीक है जी, आपको जब भी जरूरत पड़ेगी हम देंगे जी, बिल्कुल देंगे। कहता है आपके चक्कर में ना सर हम किसी और को भी लोन नहीं दे पाते, ठीक है जी, आपके लिए अलग 25 लाख निकाल के रखे हुए, आप कभी निकालते हो? कहता निकालता भी कभी नहीं। तो कहा भैया देखो, हमने आपको लिए अलग निकाल के रखे हुए, आपको हमें इस पे कमिटमेंट चार्जेस या गारंटी चार्जेस देने पड़ेंगे। तो बैंक आपसे गारंटी या कमिटमेंट चार्जेस चार्ज कर सकता है, ठीक है जी, अगेन लोन का ही खर्चा है। क्लियर है जी बात? शुरू की दो बातें और 6 और 7 डन। आगे बढ़ जाए। उसके बाद है बेटा एक्सपेंसेस ऑन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। बेटा अगर आप एक फाइनेंस कंपनी हो, फाइनेंस कंपनी मतलब बैंक हो, ठीक है जी, इधर देखना, आपने मेरे यहाँ पर, मैं बैंक को सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी खुलवाया हुआ है और मैं आपको ब्याज देता हूँ, मेरी ब्याज यहीं पर आएगी, फाइनेंस कॉस्ट। क्योंकि अगर फाइनेंस कंपनी के एंगल से सोचो, ये तीनों बातें लोन ही है। बैंक के एंगल से सोचो, बैंक को तो ये पैसा दे ही रखा है ना आपने, एक काइंड ऑफ लोन ही तो है बैंक के ऊपर, बैंक ब्याज ही तो देता है आपको इस लोन की। तो बेटा बैंक की फाइनेंस कॉस्ट इस नाम से लिखी जाती है, एक्सपेंसेस ऑन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। क्लियर है जी बात? आगे बढ़ जाए बाबू। फिफ्थ नंबर लोन प्रोसेसिंग फी। वैसे मैंने बिजनेस स्टडीज के बैच में बहुत बार बताया कि प्रोसेसिंग फीस क्या चीज होती है, जब भी मैं इक्विटी या प्रेफरेंशियल की बात करता हूँ। पता ना लोन लेने में प्रोसेसिंग फीस क्या होती है? आपने कहा जी मैं ये प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन लेना चाहता हूँ, कहता है ना बैंक आपसे लाओ प्रॉपर्टी के पेपर, लाओ एक चेक लाओ, मैं चेक कराऊंगा रजिस्ट्री ऑफिस से प्रॉपर्टी के पेपर ठीक है कि नहीं है। लोन उसे प्रोसेसिंग फीस बोलते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ जाए। 4 ये डन, 2 ये डन, ये दोनों कहने की बात नहीं है क्योंकि मैं प्रैक्टिकल करा के आया हूं अभी। बेटा डिबेंचर इशू करे और डिस्काउंट पर इशू करे, डिबेंचर इशू करे और वो भी डिस्काउंट पर इशू करे, कुछ कहने की बात है कि नुकसान है? तभी मैंने लॉस भी लिख दिया स्लैश। और रिडेम्पशन करा तो प्रीमियम पर करा, ये भी नुकसान है, ठीक है जी। नुकसान है, डेबिट होने चाहिए, एसपीएल में डेबिट ही हो रहे हैं, ये डेबिट साइड ही है मेरी, ठीक है जी। बल्कि वैसे बता देता हूँ, एप्रोप्रिएट वर्ड ना इनके सामने रिटर्न ऑफ लिखा आएगा वैसे, डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर रिटर्न ऑफ, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, ये लिखा आएगा, बता देता हूँ, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आ गई सारी बात? आगे बढ़ जाए, चलो जी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आइटम इज डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। क्या फर्क होता है डेप्रीसिएशन में और अमोर्टाइजेशन में? कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, अगर टेंजिबल एसेट राइट ऑफ कर रहे हो तो डेप्रीसिएशन, इनटेंजिबल एसेट राइट ऑफ कर रहे हो तो अमोर्टाइजेशन। और अदर एक्सपेंसेस में क्या आएगा जो शुरू की 6 बातों में नहीं आया, यानी कि कम से कम 1-1.5 हजार आइटम। कैरेज इनवर्ड कहीं आया? कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट, कार्टेज, नाम ही नहीं है, ऑडिट फीस, लीगल फीस, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग, कन्वेंस, ऑक्ट्रॉय, डॉक चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, पता नहीं कितने खर्चे जो 11th क्लास में पढ़ते थे कहीं नहीं आए, वो कहाँ है? सब अदर एक्सपेंसेस में, ठीक है जी। अब मेरे को पहले बताओ 24 इलस्ट्रेशन तक किसकी क्या क्या प्रॉब्लम है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है कुछ प्रॉब्लम? ऐसे एक सेकंड पोस्ट करना बाबू। शुरू कर रहा हूं मैं प्रॉब्लम, सबसे पहले फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, प्रपोज डिविडेंड। बेटा ऑल्दो कोर्स का पार्ट नहीं है पर मैंने बताया था, 4 कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में मैंने बताया था, और मैंने ये भी बोला था हर बार सीबीएसई कहता रहेगा कोर्स का पार्ट नहीं, कोर्स का पार्ट नहीं है, पेपर में आ जाती है। प्रपोज डिविडेंड एक
कंटिंजेंट लायबिलिटी है। व्हाई इट इज सेड टू बी कंटिंजेंट लायबिलिटी? क्योंकि डिविडेंड प्रपोज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मीटिंग में, उसको फाइनल कौन करता है? शेयर होल्डर अपनी मीटिंग में। अब बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हो सकता है डिविडेंड प्रपोज जितना किया हो उससे शेयर होल्डर आधा ही रख दे डिविडेंड, या डबल कर दे, या जीरो कर दे, कुछ भी कर सकते हैं ना। इसलिए कंटिंजेंट लायबिलिटी अभी फाइनल नहीं हुई कि लायबिलिटी आ गई कंपनी के ऊपर। ठीक है, रही बात कॉल सिनेरियोस की, ये प्रॉब्लम आपकी भी है। ठीक है, एक काम करते हैं, सारे मिलकर इस दीवार में सर मार देते हैं। भूल गई तू? नोट नंबर 1, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब और फुली पेड अप और बट नॉट फुली पेड अप माइनस करते थे कॉल सिनेरियोस में। क्या हो गया तुम्हें? इतनी मत्था बच्ची करा दी बैलेंस शीट में, करा कर क्या रही हो ये तुम? ये बैलेंस शीट का पार्ट है उस दिन का, याद ही नहीं आ रहा कॉल सिनेरियोस कहां पड़ा था। आगे बढ़ो जी। सिक्स्थ इलस्ट्रेशन में दो चीजें प्रॉब्लम पूछी आपने। एरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड, ये वैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, कोर्स का पार्ट नहीं है इसलिए मैंने पढ़ाया भी नहीं था। ठीक है, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है। रही बात प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट की, हाँ मेरे को पता है दोनों में। मैंने आपको ये भी कहा था पेपर को स्पेसिफाई करना चाहिए, नहीं स्पेसिफाई किया, आप लॉन्ग टर्म में लिख दो। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। वैसे एक बात बताऊं, दोनों जगह नहीं है। जब मैंने शॉर्ट टर्म में लिखवाया हुआ, वहां लिखवाया हुआ प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट रिटायरिंग इन 12 मंथ, इसने रिटायरिंग इन 12 मंथ नहीं कहा, इसलिए लॉन्ग टर्म में ही लिखना। ठीक है पुत्र, अब कौन सा इलस्ट्रेशन में है? सेवेंथ इलस्ट्रेशन पूरा। अच्छा जी, लो जी अब पूरा सुनो बेटा। मैंने ना सेम इलस्ट्रेशन बैच में बता चुका हूं। ऑपरेटिंग साइकिल 9 महीने का है और ट्रेड रिसीवेबल से पैसे आने हैं 8 महीने में। ठीक है जी बेटा, अगर ऑपरेटिंग साइकिल में पैसा आ जाए या 12 महीने पे पैसा आ जाए तो करंट एसेट्स, वरना नॉन करंट। अब ये क्या 12 महीने में पैसा आ गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, करंट एसेट्स। 12 महीने में पैसा आ गया नहीं, लेकिन मेरे ऑपरेटिंग साइकिल 17 महीने में पैसा आ गया करंट एसेट्स। 12 महीने में पैसा आ गया करंट एसेट्स। 12 महीने में आ गया नहीं आया, 10 महीने में आ गया मेरे नहीं आया जी, नॉन करंट है। 12 महीने में आ गया नहीं आया, 14 में आ गया 14 में भी नहीं आया, नॉन करंट एसेट्स। 12 में आ गया नहीं आया, 24 में आ गया करंट एसेट्स। है क्या इसमें? चलो जी, एट इलस्ट्रेशन। एट नहीं है, नाइन्थ नहीं है, टेंथ भी नहीं है। नहीं, टेंथ में वर्क इन प्रोग्रेस है, ये देखो, ये तो नहीं है। आगे पूछो। 11th में भी नहीं है कोई प्रॉब्लम, एक मिनट में इधर ही देख लो। 11th में पूछा हुआ सिक्स पार्ट, 11th में सिक्स पार्ट लूज टूल्स, मतलब मुझे लग रहा है मैं बताऊं क्या? नहीं है? अच्छा है। 13th में 7 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। उत्तर एक बार बताओ मैं आपको, मैंने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में अभी तक कोई बात तो नहीं करी। एसपीएल में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। ठीक है, दुनिया के सारे खर्चे डाल दो एसपीएल में। कंपनी बनाने के खर्चे होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। पास्ट में क्या होता था मैं आपको ये भी बता देता हूँ। पास्ट में ना कंपनी बनाने के खर्चे इतने ज्यादा होते हैं, कभी कभी 10-10 लाख होते हैं, कभी कभी 15-15 लाख होते हैं, कि ना बहुत सारे कंपनी के जो ऑनर होते थे, प्रमोटर होते थे, वो कंपनी लॉ में ये चाहते थे कि आप इसको 3 साल में राइट ऑफ करो। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने लॉ भी ऐसा बनाया हुआ था उस टाइम पर कि ना हम 3 साल में ही राइट ऑफ करते थे कंपनी बनाने के खर्चों को, 3 अलग-अलग साल में एसपीएल में डालते थे। मान लो 15 लाख खर्चा हुआ है, 5-5 लाख करके लाते थे। फिर बाद में लॉ चेंज कर दिया गया, अब यही बोला गया 10 साल कंपनी बनी है, सारा एक ही साथ राइट ऑफ करो, जीरो करो, खत्म करो। ठीक है जी, मैं पढ़वा भी देता हूँ आपको ये बात, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की ये पढ़ो। नोट शोन इन द बैलेंस शीट सिंस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अभी खैर आप क्या करोगे इसके बारे में जानकर, दीज एक्सपेंसेस आर टू बी रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर अकर्ड। उसी साल राइट ऑफ करके खत्म करो, 10 साल हुए हैं। राइट ऑफ कहाँ होते हैं? एसपीएल में। एसपीएल में कहाँ जाएंगे, कोई हेड है? अदर एक्सपेंसेस ही है, एसपीएल में जाएंगे अदर एक्सपेंसेस में। ठीक है जी, यही पूछ रहे थे ना आप भी, है ना जी? हो गया?
आगे बढ़ो। 14th इलस्ट्रेशन क्या बताना है? ये दोनों, मैं दोनों ही नहीं बताने का। आप बताओ, अदर करंट लाइबिलिटी में पहली आइटम क्या है? करंट मैच्योरिटी ऑफ डिवेंचर और डिपॉजिट है, पहली आइटम यही लिखी हुई है। ये पढ़ो, डिवेंचर विद मैच्योरिटी पीरियड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर में मैच्योर होने वाले, अदर करंट लाइबिलिटी में पहली आइटम। आगे बढ़ जाओ। 15th एक्रूड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। भाई एक बात बताओ, ये भी अदर करंट लाइबिलिटी में लिखा हुआ है। अदर करंट लाइबिलिटी में देखो क्या कहीं पर मैंने लिखा हुआ होगा, कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, लिखा हुआ है कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। ठीक है जी, उसके बाद कैपिटल WIP, ये हो गया WIP, डिजाइन सब हो गया। आगे बढ़ जाओ, कहां तक पहुंच गए? 15 तक। 16 गवर्नमेंट एंड ट्रस्ट सिक्योरिटीज। बेटा अगर ये इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देखो वैसे तो देखो तीन बातें हैं, अब कल आप आए नहीं तो मैं बताऊंगी क्या। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती है, इन तीनों के एग्जांपल सेम है। मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, वो करंट इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए कर रखी है। अगर अब इसने यही नहीं बताया, आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो खरीदी है पर ये नहीं बताया कितने टाइम के लिए खरीद रखी है, आप सार लगाओ, अजम्पशन लिख के आ जाओ जी मैं मान के चल रहा हूँ 12 महीने से ज्यादा के लिए, ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा के लिए खरीदा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिखाओ, खत्म कहानी। ठीक, आगे बढ़ जाओ। हैं, बस 17th में भी है कुछ है? 18th में है, यही है ना? बताओ क्या क्या बताऊं? डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये दोनों आज की तारीख में SPL में जाते हैं। ये तो मैंने अभी बताया, इसको छोड़ देना, इन्होंने गड़बड़ की हुई है। आज की तारीख में जिस साल होता है उसी साल राइट ऑफ करके खत्म कर देते हैं। ठीक है बाबू, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, अदर करंट एसेट्स में तीन ही एग्जांपल हैं मैंने दिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इंटरेस्ट और एडवांस टैक्स। इंटरेस्ट एक्रूड है, अदर करंट एसेट्स है, गारंटी गिवन बाय द कंपनी, ये बेटा मैं बोल चुका हूं कंटिंजेंट लायबिलिटी में है, कोर्स का पार्ट नहीं है कंटिंजेंट लायबिलिटी, छोड़ दो इसको। ठीक है, 19th में मुझे कुछ नहीं दिख रहा बेटा, अगर कुछ है तो बता दो। 20th में भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा। 21 है, फिर 22 में है कुछ, कैपिटल एडवांस। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कैसे है? ये अदर, अदर करंट लाइबिलिटी है तो ये गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। चलो देखते हैं और बताओ, इसमें यही था, ये नहीं है, लोन्स एंड एडवांसेस का पार्ट है। और 23 ये फिर वही है, शेयर इन लिस्टेड कंपनी, आपने किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, नॉन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। 24 मॉर्गेज लोन का मतलब होता है बेटा कुछ गिरवी रख के लोन लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कुछ ना आ गए बस, कुछ भी नहीं था। और कुछ, बस बाय बाय कर दूं? चलो रखते हैं आज के लिए इतना ही है मेरे बच्चों, बाय बाय।